हेलो, आज हम लोग अभ्यास पढ़ेंगे लेसन 3 धातु और अधातु क्लास 10 साइंस का क्या पढ़ेंगे। आज अभ्यास पढ़ेंगे। तो पहला है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसमें ऑप्शन दिया है ए NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बी है MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु और सी है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, डी है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। क्या उत्तर होगा इसका? ऑप्शन डी सही होगा। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु जो है ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। ये क्यों करेंगे इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जो धातु की श्रेणी हमने पढ़ा था अभिक्रिया वाली, ये धातुओं की अभिक्रिया की श्रेणी जो पढ़ा था उससे आप ध्यान देंगे तो देखिए सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन से धातु थे। ये पोटेशियम था, ये सोडियम था, कैल्शियम था। मतलब उस सारणी में हमने जो पढ़ा था उसमें जो ऊपर वाले धातु थे वो सबसे ज्यादा क्रियाशील थे और जो नीचे जैसे कि सोना चांदी जो थे ये नीचे वाले धातु थे ये कम क्रियाशील थे। उसी तरह यहाँ पे लिया गया है ये अवरोही क्रम में, मतलब हमने इसकी अभिक्रिया को घटते क्रम में लिखा है। मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा? पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम। इसी तरह देखिए पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये आयरन हो गया, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये सही कैसे होगा? देखिए इसमें क्या दिया है, AgNO3। देखिए आप दिया ना AgNO3। तो ये देखिए कि इसको क्या करना है, विस्थापन करना है। विस्थापन का मतलब इसको हटाना है, इसको हटा के ये कॉपर धातु को यहाँ पे आ जाना है, विस्थापित कर देगी। कौन विस्थापित करेगा? कॉपर धातु। तो ये कौन सी धातु विस्थापित कर सकते हैं? देखिए कॉपर क्या है, ये ऊपर है और क्या है ये Ag बोले तो चांदी क्या है, नीचे है। मतलब कॉपर क्या हो गया, ज्यादा अभिक्रियाशील हो गई और चांदी क्या होगी, कम अभिक्रियाशील हो गई। इसका मतलब ये है कि कॉपर इसको हटा सकती है, Ag को, कॉपर जो है चांदी को जो है ये इसको हटा सकती है। इसके जगह पे CuNO3 हो सकता है। लेकिन देखिए ये FeSO4 और सिल्वर में तो देखिए Fe जो होता है, Fe क्या है, Fe खुद ही ज्यादा क्रियाशील है और जो है सिल्वर जो है यहाँ पे है एकदम नीचे कम क्रियाशील है। तो सिल्वर क्या है, इसको नहीं हटा पाएगी क्योंकि इसमें भी देखिए मैग्नीशियम में देखिए मैग्नीज है, उसके बाद किसका है, एल्युमिनियम का है, लिया गया है एल्युमिनियम धातु। तो देखिए मैग्नीज कहाँ है, ये ऊपर आ गया, एल्युमिनियम क्या है इसके नीचे है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए क्या है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता, इसलिए ये भी नहीं होगा, विस्थापित नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये सोडियम है और कॉपर है। देखिए सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर इससे नीचे है। देखिए इस श्रेणी में कोई भी धातु अपने से पहले आने वाली धातु से विस्थापित हो जाती है तथा अपने से बाद में आने वाले धातु को क्या करती है, विस्थापित करती है। इससे आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है, लोहे के फ्राइंग पैन, जो लोहे के फ्राइंग पैन होते हैं को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन ए है ग्रीस लगाकर, ऑप्शन बी है पेंट लगाकर, ऑप्शन सी है जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। मतलब जो भी दिया है सभी। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्या होता है, जिंक की परत चढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, फ्राइंग पैन को जंग से बचा सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम, ऑप्शन बी दिया है कार्बन, ऑप्शन सी दिया है सिलिकॉन, ऑप्शन डी दिया है लोहा। उत्तर होगा इसका कैल्शियम होगा। प्रश्न नंबर 4 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। ऑप्शन ए दिया है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ऑप्शन बी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ऑप्शन सी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, ऑप्शन डी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। उत्तर उसका ऑप्शन सी होगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या करते हैं हम, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। प्रश्न नंबर 5 है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। ये क्या करना है इसका, ए है इसका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको अंतर बताना है, कैसे आप अंतर कर सकते हैं। उत्तर होगा इसका ए, क्या है, पहला, धातु और अधातुओं के नमूनों को हथौड़ों की सहायता से पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमें पता है कि धातु जो होते हैं अगर धातु होंगे तो चादर बन जाएंगे और अधातु होंगे तो क्या होंगे, वो टूट जाएंगे। दूसरा क्या है, बैटरी, बल्ब, तारे तथा स्विच की सहायता से एक विद्युत परिपथ स्थापित करेंगे। धातु अथवा अधातु को परीक्षण के लिए परिपथ के टर्मिनल ए तथा बी के बीच रखेंगे। इसमें दूसरा सवाल दिया है कि धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों का आकलन कीजिए। अभी हमने जो परीक्षण किया है इसका आकलन भी करना है। तो पहला अभी हमने क्या परीक्षण किया है कि धातुओं को हमने क्या किया, हथौड़े की सहायता से हमने पीटा। तो पहला हम कह सकते हैं कि हमने ये पाया जाता है या पाया हमने कि हथौड़े से पीटने पर धातुएं जो है पतली चादरों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि अधातुएं क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है, अर्थात वो टूट जाती हैं। अर्थात हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं। अतः हम कह सकते हैं
कि धातु क्या होते हैं, आघातवर्ध होती हैं, जबकि अधातु नहीं होती हैं। दूसरा क्या है, बैटरी और बल्ब तारों को स्विच की सहायता से हमने क्या किया, एक विद्युत परिपथ स्थापित करेंगे जिसमें धातु और अधातु का हमें परीक्षण करना है। अब हम परीक्षण करेंगे कि दूसरे परीक्षण से हमने पाया कि जब धातु टर्मिनल ए और बी के बीच रखी जाती है तो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है, जबकि अधातुओं पर रखने पर बल्ब नहीं जलता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु क्या होते हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातु क्या होते हैं, विद्युत की कुचालक होती है। धातु की तो तार होती है, जैसे कॉपर का, तांबा का, एल्युमिनियम का तार होता है जो घर पे वायरिंग होती है। सवाल नंबर 6 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर है इसका उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे धातु ऑक्साइड जो क्षारकीय के साथ साथ अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइडें हैं। उभयधर्मी ऑक्साइडें जो है अम्लों के साथ साथ क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल बनाती हैं। पहला है एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। जो हमने ये फार्मूला लिखा है Al2O3 6HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, 2AlCl3 प्लस 3H2, मतलब ये लवण और जल बना रहा है। ये क्या है, ये लवण है आपका, ये जल है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ये क्या हो गया, जल हो गया। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये क्षारकीय ऑक्साइड के रूप में व्यवहार कर रहा है। दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट और जल बनाता है। ये हमने फार्मूला लिखा है Al2O3, ये क्या है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो 2NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, 2NaAlO2 प्लस H2O, ये क्या है, लवण है, ये जल है। तो क्या बना रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनेट है, ये क्या है, जल है। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, ये अम्लीय ऑक्साइड के रूप में व्यवहार कर रहा है। किसके साथ व्यवहार कर रहा है, किस रूप में, अम्लीय ऑक्साइड के रूप में व्यवहार कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे HCl में है तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये H+Cl हो गया तो ये अम्ल हो गया, और इसमें जो है ये क्षारीय रूप में व्यवहार कर रहा है। देख रहे हैं ना, ये आयन जिसमें है वो अम्लीय हो गया, ये इसलिए क्या हो रहा है, ये क्षारीय रूप में व्यवहार कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, NaOH यहाँ पर दिया है, इसका मतलब क्या है, ये क्षारीय हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये अम्ल के रूप में व्यवहार करेगा, तभी तो हमें लवण और जल प्राप्त होंगे। तो है दो धातु के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, तथा दो धातु के ऐसे नाम बताइए जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उत्तर हमने लिखा है धातु जो तनु अम्लों के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। तो कौन कौन धातु है, जिंक है और आयरन है। दूसरा है धातु जो तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते, ये क्या है, ये गोल्ड है, सिल्वर है। देखिए ये भी आपका जो हमने अभी पढ़ा था अभिक्रिया वाले जो श्रेणी धातुओं की कर देते हैं, कौन करेंगे, जिंक और आयरन करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर जो धातु है अभिक्रिया वाली श्रेणी में जिंक और आयरन क्या है, इसलिए वो विस्थापित कर ले रही हैं। आज जो धातु तनु अम्ल जो हाइड्रोजन से विस्थापित नहीं करते हैं वो कौन है, ये गोल्ड है और सिल्वर है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन से नीचे धातु है, इसलिए क्या कर पा रही है, ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होने के कारण ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पा रही है। अब उसे समझ सकते हैं चार्ट से।